हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी मित्रा में। मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास पर। लास्ट कक्षा में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अधिनियम और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तक बात कर ली थी। आज हम उससे आगे बात करेंगे और आज हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो 1781 का एक्ट है इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। और 1784 के अधिनियम में जिस प्रकार 1773 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया था, ऐसे ही 1784 के अधिनियम में बंगाल के अलावा बची दो प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी उनके वहाँ के गवर्नर की परिषद का निर्माण किया गया था। और इसका जो अधीक्षण है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम बात करेंगे 1786 के अधिनियम से। का अधिनियम एक व्यक्ति विशेष के लिए जिनका नाम कॉर्नवालिस था लाया गया था। कॉर्नवालिस ने 1776 की अमेरिका क्रांति के समय अमेरिका में ब्रिटिश सरकार की तरफ से काम किया था और ब्रिटिश सरकार कॉर्नवालिस की योग्यता को अच्छे से समझती थी और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में कोई ऐसा गवर्नर जनरल जाए जो भारत में जाके ब्रिटिश व्यापार को और साम्राज्य को बढ़ा सके। इसलिए वो कॉर्नवालिस को भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लाना चाहती थी। आपको जानकर हैरानी होगी जब ब्रिटिश सरकार ने कॉर्नवालिस को भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आने के लिए न्योता दिया तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संसार में सबसे ज़्यादा वेतन देने वाली कंपनी थी। तब दोबारा उनको ब्रिटिश सरकार ने मनाया तो उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी और उनकी शर्तों को मानने के लिए ही 1786 का अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम की दो मुख्य बिंदु है। नंबर 1, बंगाल के गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्ति दे दी गई। और दूसरा बिंदु है बंगाल का गवर्नर जनरल जिसकी परिषद में आपको पता है 1+3 सदस्य होते थे और निर्णय बहुमत से होता था। तो इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को इस निर्णय को रद्द करने की शक्ति दे दी गई। ये दोनों बिंदु कॉर्नवालिस को प्रसन्न करने के लिए लाए गए थे ताकि वह भारत में आकर गवर्नर जनरल के रूप में काम कर सके। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जो किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए लाया गया था। अब हम बात करेंगे 1793 के अधिनियम की। (1793) का अधिनियम
आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट केवल बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन क्षेत्रों में ही के लिए ही अपने निर्णय दे सकता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र को खुले सागर तक बढ़ा दिया गया। अर्थात जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र था, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य था, वहाँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट केस दर्ज कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र खुले सागर तक बढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी और चेन्नई प्रेसिडेंसी का पर्यवेक्षण का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल मुंबई और मद्रास की परिषद का पर्यवेक्षण कर सकता था। अर्थात वहाँ पर जाकर उनके कामों को इन्वेस्टिगेट कर सकता था। इसके अलावा तीसरा बिंदु, कल हमने पढ़ा था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 सदस्यों से बना होता था, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्री होता था, इनका वेतन कंपनी को भारतीय कोष से देना सुनिश्चित हुआ। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, अर्थात 1773 से 93 तक। अब 1793 में दोबारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं 1813 के अधिनियम की। 1793 के 20 वर्ष बाद 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला बिंदु, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, चीन चाय को छोड़कर। अर्थात आंशिक रूप से समाप्त। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, अर्थात अभी भी कंपनी का चाय के लिए और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण, नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंट ब्लॉक और दूसरा औद्योगिक क्रांति।
इस समय फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का राज था और नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप में ब्रिटेन के माल को बंद करवा दिया था, अर्थात दूसरे देशों में ब्रिटेन के व्यापारी अपना माल बेचने नहीं जा पा रहे थे। इसी को नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंट ब्लॉक कहा जाता है। और इसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। औद्योगिक क्रांति होने के कारण ब्रिटेन में माल खचाखच बढ़ रहा था और उस माल के लिए उन्हें एक बाजार की आवश्यकता थी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में उनका बाजार बंद कर दिया था, तो अब ब्रिटेन के सभी व्यापारी केवल इष्ट देशों के साथ व्यापार करने के लिए आ सकते थे। लेकिन इष्ट देशों के लिए साथ व्यापार का व्यापारिक अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इस कारण व्यापारियों ने गवर्नमेंट पर दबाव बनाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश के अन्य व्यापारियों के दबाव में आकर इन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम में शिक्षा पर 1 लाख रुपये व्यय करने की बात कही गई, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करेगी। इसके पीछे ब्रिटेन सरकार का या ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद एक ऐसा भारतीय को तैयार करना था जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन सोचने समझने में ब्रिटेन की तरह हो, ताकि वह ब्रिटेन के माल को खरीदे और वहाँ के कल्चर को फॉलो करे। तीसरा पॉइंट, इस अधिनियम में ईसाई मिशनरियों भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की बात कही गई। अभी तक ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उनको अनुमति दे दी गई। चौथा पॉइंट, अभी तक जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट होता था वह ब्रिटिश कर्मचारियों या ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर्मचारियों या ब्रिटिश लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता था या मुकदमा नहीं सुन सकता था। अगर किसी भारतीय को किसी ब्रिटिश के खिलाफ कोई मुकदमा करना था तो उसे ब्रिटेन जाना पड़ता था। तो इस अधिनियम में यह कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटिश व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा सुना जा सकता है। तो एक बार और बात कर लेते हैं। 1813 के अधिनियम के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अभी भी बना रहा, अतः इसको कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त करना कहा जा सकता है। इसके अलावा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। तीसरा पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिल गई और सुप्रीम कोर्ट अब ब्रिटिश वासियों के ऊपर भी मुकदमा चला सकता था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। (1833) का अधिनियम, इस अधिनियम को सेंट
हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। सेंट हेलेना एक द्वीप था और इस अधिनियम के द्वारा उस द्वीप के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। इस वजह से इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। 1813 के अधिनियम में व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था और 1833 के अधिनियम में व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बने। गवर्नर जनरल की परिषद में 1+3 सदस्य पहले से थे, लेकिन एक और सदस्य जिसे विधि सदस्य कहा जाता है को जोड़ा गया, लेकिन विधि सदस्य को वोट करने का अधिकार नहीं था। प्रथम विधि सदस्य मैकाले जोड़े गए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अतः जो अब यह पूरे भारत के लिए विधि निर्माण का कार्य कर सकता था। पूरे भारत के लिए विधि निर्माण, इससे पहले बम्बई प्रेसिडेंसी के और चेन्नई प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपने यहाँ पे विधि बना सकते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उनका विधि निर्माण का अधिकार खत्म कर दिया गया और अब पूरे भारत के लिए विधि निर्माण का कार्य गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। मैंने कल आपको बताया था कि 1773 से 1857 के अधिनियमों को केंद्रीकरण की ओर जाने वाले अधिनियम कहा जाता है। यहाँ से आप अब समझोगे, अभी तक ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी तीनों अपने यहाँ पर विधि बना रही थी, लेकिन अब उन तीनों की जगह केवल कलकत्ता के, जिन्हें अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, केवल यही विधि बना सकते थे। अर्थात यहाँ पर पूरी शक्ति एक आदमी के पास ला दी गई और इसी को बोला जाता है केंद्रीकरण करना। जैसे अगर हमारे राष्ट्रपति को पूरी शक्ति हो और राज्यों और लोकल गवर्नेंस को शक्ति ना हो तो इसे बोला जाएगा केंद्रीकरण हो गया है, शक्तियों का केंद्रीकृत होना, एक ही पॉइंट पर चला जाना। लेकिन अगर शक्तियों को राज्यों और लोकल बॉडी जैसे पंचायत, नगर पालिका के बीच बांट दिया जाए तो इसको बोला जाता है विकेंद्रीकरण होना। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप देख रहे हो कि गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ती जा रही है और पूरी की पूरी शक्ति उसके पास आती जा रही है, इसलिए इन अधिनियमों को केंद्रीकरण की ओर जाने वाले अधिनियम कहा जाता है। अब गवर्नर जनरल ही पूरे भारत के लिए विधि बना सकते थे, साथ ही पूरे भारत के लिए एक ही बजट बनाया जा सकता था। इसी अधिनियम में एक विधि आयोग की स्थापना की गई और उसके अध्यक्ष मैकाले बने। विधि आयोग का निर्माण मैकाले की अध्यक्षता में किया गया और इसका प्रमुख कार्य भारतीय कानूनों को
वर्गीकृत करना था। इन्हीं के प्रयासों से सन 1860 में आईपीसी की धाराएं आएगी, जहां पर भारतीय कानूनों का वर्गीकरण होता है। 5वां पॉइंट, इस अधिनियम में दास प्रथा के अंत की बात कही गई और यह अंत 1843 में एलन बरो ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी में जो भी आदमी नौकरी करना चाहता है उनको जन्म, मूलवंश, रंग, रूप, जन्म स्थान, जाति के आधार पर उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यह नियम कभी फलीभूत नहीं हो सका। जन्म, जन्म स्थान, जाति, रंग, मूलवंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सेवाओं के लिए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल बने। इनकी परिषद में एक अन्य सदस्य, जिसे विधि सदस्य कहा गया, को जोड़ा गया, लेकिन विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं था। प्रथम विधि सदस्य मैकाले बने। इसी अधिनियम के द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष मैकाले बने। विधि आयोग का काम भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करना था। इसी अधिनियम में कहा गया कि दास प्रथा का उन्मूलन किया जाएगा और दास प्रथा का उन्मूलन होते होते 10 वर्ष लग गए और 1843 में एलन बरो के समय दास प्रथा का अंत हुआ। इस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी के अधीन सेवाओं में जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाद में यह बिंदु अधिनियम से हटा दिया गया अंग्रेजों के विरोध के कारण। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।